जय हिंद मित्रों, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का। इसमें हमारा पहला पार्ट था वेक्टर्स के रिलेटेड एंड सेकंड पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वेक्टर्स वाला पार्ट इस प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीखना है वेक्टर रेजोल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप वो देख कर आए हैं या फिर आपको पता है वो कैसे करते हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब एक फटाफट से एक रिकैप दे देते हैं आप लोगों को। ये मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है, ओके, एक्सक्यूज मी, एंड इस वेक्टर को हम बोल देते हैं आर वेक्टर। अब ठीक है, अब देखो, अगर हमारे पास मान लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन ये है, ये मान लेते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मान लेते हैं एक्स एक्सिस से ये जो हमारे पास वेक्टर आर है ये थीटा एंगल बना रहा है। ओके, अगर हम इसको इस एक्सिस के हिसाब से हम रिजॉल्व करें, इस वेक्टर को रिजॉल्व करें, तो हम हमारा वेक्टर रिजॉल्व कैसे होगा। अगर एक्स एक्सिस के हिसाब से हम रिजॉल्व करें, ओके, एंड ये वाई एक्सिस के। अब देखिए, ध्यान से देखना, अब जब हम एक्स एक्सिस के अगेंस्ट इसको रिजॉल्व करेंगे, अब देखना, अब मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री काम कैसे आती है। अब देखो, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉप कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, अब देखो जो साइन थीटा है, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस थीटा हमारे पास, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है आर, हम इसके जो मैग्नीट्यूड है इसको हम आर मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड। ओके, और थीटा हुआ है हमारे पास एंगल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास पी हो गया एंड आर हो गया। पी हमारे पास क्या हो, पी हमारे पास ये हुआ एंड यही, और यही जो चीज़ है वो ये हो बन गई, एंड जो हमारे पास बेस है वो ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे से सॉल्व करें फर्दर, तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, आर साइन थीटा, मतलब ये इस एक्सिस के हिसाब से ये हो गया आर साइन थीटा। और अगर हम नीचे, सिमिलरली हम नीचे देखें, कॉस थीटा भी ऐसे रिजॉल्व हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पे। तो मेन मुद्दा क्या है, मैं मेन मुद्दा ये कहना चाहता हूँ, कोई भी हमारे पास वेक्टर्स है, हम उसको रिजॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। हम उसको रिजॉल्व एक एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में कर सकते हैं एंड एक वाई एक्सिस के कंपोनेंट में कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है, अगर वो थर्ड डायमेंशन में जा रहा है देन वो जेड एक्सिस पे भी हम उसको डिफाइन करेंगे, बट हमने मेन यहाँ पे देखना है दो एक्सिस के लिए, एक एक्स एक्सिस के लिए एंड एक वाई एक्सिस के लिए। अगर तुम सॉरी, अगर तुम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर तुम निकालना चाहते हो, तो तुम कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तुम सीधा इसके कोऑर्डिनेट कह सकते हो, परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला हमारे पास बेस है, तो बेस के हिसाब से हमारे पास हो गया आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, आई कैप एंड जे कैप फॉर्म। और अगर तुम इसके कोऑर्डिनेट लिखना है तुम लोगों को कोऑर्डिनेट्स, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर रेजोल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं प्रोजेक्टाइल पे, एक्चुअल प्रोजेक्टाइल होता क्या है। अब तुम देखो, अब सोचो, अब तुम्हारे पास एक बॉल है ऑफ मास है, ठीक है, एक अज्यूम कर लेते हैं। अब तुम उसको सोचो, तुम सेकंड डायमेंशन में, अब तुम किस डायरेक्शन में तुम उसको फेंक सकते हो। एक तुम इस डायरेक्शन में फेंक सकते हो बॉल को, तुम ऐसे डायरेक्शन में फेंक सकते हो, ऐसे डायरेक्शन में फेंक सकते हो, ऐसे डायरेक्शन में फेंक सकते हो, तुम कैसे भी बॉल को फेंक सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब मैं मान लेता हूँ तुम, अब ये पॉइंट है तुम्हारे पास, ओके, अब तुमने एक पॉइंट लिया, अब इस पॉइंट से तुमने बॉल को
इस तरह से फेंका, ठीक है। बट अब तुम्हें भी पता है क्योंकि हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशन में ग्रेविटी होती है, तो ये ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कोई ना कोई फोर्स से नीचे खींचता रहेगा। अब क्योंकि कोई फोर्स इसको नीचे खींचेगा तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री पार्ट होगी, पाथ जो होगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री जो होगी, ट्रेजेक्ट्री मतलब जो पाथ में वो ट्रैवल करेगा, ठीक है, तो वो एक कर्व की तरह होगी, कह सकते हैं पैराबोला पाथ होगी, ठीक है, पैराबोलिक पाथ। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब मान लेते तुमने उसको v वेलोसिटी से इसको फेंका, ठीक, तुमने इसको v वेलोसिटी से फेंका, तुमने थीटा एंगल पे फेंका इसको, तो तुम उसी अब जो ये हम तुम अपने पास v वेक्टर है, इसका एंगल थीटा है, अब तुम इसको रिजॉल्व कर दो। एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में क्या होगा? v cos थीटा, एंड y एक्सिस के कंपोनेंट में क्या हो गया? v sin थीटा, ठीक है। मतलब इसमें हमने कंपोनेंट्स पे ब्रेक किया। अब देखो, तुम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, वो वापस ऊपर जाने के बाद एट अ पॉइंट वो जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मगर उस पर एक्सेलरेशन हमेशा नीचे के डायरेक्शन में रहता है। अब जैसे वो नीचे, वो उसके बाद वो नीचे आएगा। अब तुम अगर सोचो तुम डायरेक्ट किसी बॉल को ऐसे डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली एक बॉल को फेंक रहे हो, तो वो हमेशा आगे जाता रहेगा, एंड उसको उसकी जो स्पीड है, इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कभी भी घटेगी नहीं, क्योंकि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला कुछ तो है नहीं। बट वेरएज अगर हम ऊपर की जाने की बात करें, तो एट अ पॉइंट जाके उसकी वेलोसिटी घट रही है, फिर वो वापस रिटर्न कर रहा है नीचे, और ये क्यों हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जी के कारण, ठीक है। अब वैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है, हम प्रोजेक्टाइल मोशन को हमेशा ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक v साइन थीटा एंड v cos थीटा, मतलब x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट्स पे, ठीक है। अब क्योंकि हम डिवाइड करते हैं, अब तो इसमें सबसे बड़ा हमारे पास फ़ायदा होता है डिवाइड करने कि हम इंडिविजुअली दो अलग अलग चीज़ों पे सॉल्व करते हैं। एक बार हम v cos थीटा पे सॉल्व करेंगे एंड v sin थीटा पे इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो है इनको सॉल्व करना, इनके वैल्यूज़ निकालना बहुत आसान हो जाते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सोचो तुमने ये कंपोनेंट इसको रिजॉल्व किया, v को तुमने रिजॉल्व किया y एक्सिस पे एंड x एक्सिस पे। अब जो ऑब्जेक्ट जाएगा वो ऊपर भी जाएगा एंड आगे भी चलता जाएगा। अब तुम एक काम करो, जैसे सोचो तुमने इस पॉइंट से ऐसे फेंका बॉल को, ठीक है, एंड ये आगे जाए। अब देखो, सोचो ये तुम हो, ठीक है, अब तुमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका एंड वो इस तरह से ट्रेजेक्टरी पे पाथ फॉलो करके जाएगा। अब तुम लोग एक काम करो, अब तुम लोग सोचो यहाँ से तुम लोग बाहर से इस बंदे को देख रहे हो, इस बॉल को फेंकते हुए, ठीक है। अब तुम इस पॉइंट से, अब सोचो तुम ये ऑब्जर्वर हो, अब तुम यहाँ से घूम के तुम इस बंदे के पीछे साइड पर जा रहे हो, ठीक है। मतलब तुम अपना पॉइंट ऑफ विजन बदल रहे हो और उसके पीछे जाके देखने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो जब तुम उसके पीछे जाओगे तो तुम पता क्या दिखेगा? एक पॉइंट है, एक पॉइंट से जो ये बंदा बॉल फेंक रहा है सीधा ऊपर जाते हुए दिखेगा, एंड उसके बाद वो सीधा नीचे आते हुए दिखेगा, स्ट्रेट सेम पाथ हो, ठीक है। और अब तुम लोग सोचो, इसको कुछ तो ऐसी वेलोसिटी है जो इसको ऊपर लेके जा रही है। तुम्हारे पॉइंट ऑफ विजन को बदलने से तुम्हें ये चेंज दिख रहा है कि कुछ वेलोसिटी इसको ऊपर ले जा रही है एंड देन वो बाद में ड्रॉप कर रही है नीचे को। अब फिर उससे तुम अपना पॉइंट ऑफ विजन बदलो, अब तुम इसके पीछे हो, एक काम करो, तुम आसमान में चल जाओ और इसको ऊपर से देखने की कोशिश करो। जब तुम ऊपर से देखोगे तो तुम पता क्या दिखेगा? ये ऑब्जेक्ट सिर्फ सीधा जा रहा है, सेम स्पीड से वो आगे सीधा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो आगे सीधा चलता जाएगा वो हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब देखो मित्रों, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इस पर्सन ने, इस भाई साहब ने बॉल को ऊपर की तरफ लॉन्च किया है यू वेलोसिटी से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिजॉल्व कर देता हूँ कि कौन सी वेलोसिटी से आगे जा रहा है एंड कौन सी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ताकि मैं ये पता कर पाऊँ, ठीक है। अब क्योंकि भाई साहब ने पहले यू की वेलोसिटी से फेंका, ठीक, अब क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस पे अगर इसका कंपोनेंट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा, एंड ऊपर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। ये वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा है एंड ये वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे इसी की बात करें, जो पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द बैक है, जो हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम बैक है, इसमें भी यही हो रहा है। जो वेलोसिटी इसको ऊपर ले जा रहा है वो है यू साइन थीटा, एंड जो वेलोसिटी इसको आगे की तरफ लेके जा रहा है वो है यू कॉस थीटा, ओके।
ये हो गया तुम्हारा एक माइंड कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे हमने इसको करना है। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ जो जितने प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्टाइल्स के कितने टाइप्स होते हैं। प्रोजेक्टाइल के बेसिकली हम देखें तो 2 टाइप्स होते हैं, और हमारे सिलेबस के हिसाब से, नहीं तो 3 टाइप्स होते हैं। एक हो गया हमारे पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, मतलब तुम ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो एंड वो आगे जाके गिर रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे ये तुम्हारे पास ग्राउंड है, ये ग्राउंड है तुम्हारे पास, ओके। एंड तुम क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ही प्रोजेक्ट कर रहे हो एंड वो बाद में जाके ग्राउंड पे गिर रहा है, ठीक है। और दूसरा टाइप का हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, तुम किसी क्लिफ के ऊपर हो या फिर किसी हाइट में हो, ओके, एंड तुम यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो सीधा हॉरिजॉन्टली तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो। क्योंकि तुम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कुछ टाइम बाद आके नीचे गिरेगा। एंड एक क्या होता है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम सबसे पहले कवर करेंगे हमारे जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल से, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है हमारे पास एंड उसको हमने प्रोजेक्ट किया है 37 डिग्री के एंगल से, थीटा मान लेते हैं 37 डिग्री, ओके। और फिर जो वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है वो है 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ओके। अब देखिए अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, चलो उससे पहले तुम लोग को मैं ट्राइंगल बता देता हूं। अब देखो तुम लोग हमेशा याद रखना, जब 37 डिग्री एंड 53 डिग्री का एंगल होता है तो इसके मतलब कुछ कॉमन रेशियोज होते हैं। जैसे एक जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा 5 के बराबर रहेगा, ठीक है। जो 37 है, 37 के अपोजिट में हमेशा 3 रहेगा एंड 53 के अपोजिट में हमेशा 5 रहेगा। मतलब ये जो ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, जो 5, 4, 3 और 5 का जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो उनका ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं। तो मैंने वहीं पे एक एग्जांपल ले लिया इस एंगल के बेसिस पे। चलिए अब देखते हैं, हम इसी नॉलेज को हम यूज़ करेंगे, इसी नॉलेज को यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन में इसके कंपोनेंट्स निकालने के, वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने के लिए। अब हम यहाँ पे वेक्टर को दोबारा तोड़ देंगे, एक एक्स कंपोनेंट पे, वाई कंपोनेंट पे। अब एक्स कंपोनेंट में मैंने कैसे बताया था वेक्टर को तोड़ने के लिए, हमेशा v cos थीटा, ठीक है। हमारे पास v क्या है 100, एंड cos थीटा अगर यहाँ से हम वैल्यू देखें तो cos थीटा के हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा हमारे पास 37 है, cos 37 4/5 आएगा, ठीक है। एंड वहीं अगर हम sin थीटा sin 37 की वैल्यू देंगे तो 3/5 आएगा, cos थीटा 4/5। एंड वही बात करें अगर हम sin थीटा की, मतलब y कंपोनेंट की, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, हो जाएगा 100 टाइम्स 3/5 विच इज इक्वल टू 60, ओके। एंड वही नीचे आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। अब देखो तुम लोग देखो वेक्टर कंपोनेंट में हमने इसको रिजॉल्व कर लिया और हमने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने निकाल लिया कि किस वेलोसिटी से ये चलेगा आगे, ठीक है। ये दो हमारे पास वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड्स में वेलोसिटी, ठीक। अब देखो अब कुछ टर्म्स होते हैं प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। पहला टर्म होता है हमारे पास हाइट, मतलब कितने हाइट तक ये पहुंचता है। हाइट का मतलब ये होता है, मैं टर्म्स यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। हमारे पास पहला होता है हाइट, एंड फिर होता है हमारे पास रेंज, और एक टर्म होता है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए भाई देखते हैं टर्म्स। पहला टर्म है हमारे पास हाइट। हाइट मतलब ये है टोटल हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल हमने फेंका उसने वो वाई डिस्टेंस वाई एक्सिस पे कितना चला उसे हम हाइट बोलते हैं।
अब हमेशा याद रखना, जब तुम्हें हाइट निकालना तो हमेशा सिर्फ एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स को ही सॉल्व करना है। हाइट मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस। हाइट मतलब वाई एक्सिस में कितना वो ट्रैवल कर रहा है, हमने सिर्फ उतने को सॉल्व करना है। फिर आता है हमारे पास रेंज। अब रेंज क्या होता है? रेंज होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, मतलब एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना वो चला प्रोजेक्टाइल, वो कहाँ जाकर गिरा, वो होता है रेंज। जब भी रेंज का सवाल आए हमेशा एक्स एक्सिस को पकड़ के चलना है, एक्स एक्सिस के वेलोसिटी को पकड़ के चलना है, तो ही हमें आंसर मिलेगा। फिर आता है सबसे मेन चीज़ हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? जैसे तुमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, अब सोचो, छोड़ो तुम प्रोजेक्टाइल छोड़ो, तुमने एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, ठीक है। अब उसको सोचो ऊपर जाने में 2 सेकंड लग रहा है, फिर 2 सेकंड उसको नीचे आने में भी लगेगा, तो टोटल कितना हुआ? 4 सेकंड हुआ। तो टोटल ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना देर तक वो ऑब्जेक्ट जो है आसमान में है, उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, ठीक है। अब सेम वो प्रोजेक्टाइल के लिए भी डिफाइंड है, क्योंकि तुमने अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट फेंका है, अब वो मान लेते फॉर एग्जांपल 10 सेकंड बाद जाके एक पॉइंट पे जाके गिर रहा है, तो वो जो उसका 10 सेकंड है वो उसका टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया। वो ऐसा नहीं कि यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचा, तो अगर 5 सेकंड में टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचा तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, नहीं। जब तक वो नीचे नहीं आता तब तक हम टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बता पाएंगे। जब वो जो जितना सेकंड बाद या जितना टाइम बाद वो नीचे आएगा तो वो हो गया उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसका कैलकुलेट करेंगे, रेंज एंड हाइट इसका निकालेंगे, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो, अब हम हमारा कैलकुलेशन ईज के लिए हम क्या कर रहे हैं, जी को 10 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं हमारे कैलकुलेशन ईज के लिए, वैसे जो क्वेश्चन में दिया होगा हमेशा उससे चलना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। जो काइनेमेटिक्स का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो तुम लोग एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये तुमने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, अब तुम इसके एक्स एक्सिस को देख के बता सकते हो कि कहाँ तक जाके वो रुकेगा या कितना टाइम लगेगा। अब तुमने वाई एक्सिस में फेंका, तो वाई एक्सिस में तुम बता सकते हो कि ये इतने वेलोसिटी से गया है, इस पर इतना एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, तो वो इतने टाइम बाद ऊपर पहुंचेगा या फिर उतने टाइम बाद वो नीचे आएगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास वेलोसिटी है, हमेशा जब भी तुम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हो तो हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगता है। जो भी हमारा ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, तो वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ओके। अब तुम जब प्रोजेक्टाइल को सॉल्व कर लिया, तो तुमने जब इनको वेक्टर्स कंपोनेंट पे तोड़ लिया, तो तुम ऐसे कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट 60 पे चल रहा है ऊपर की तरफ एंड एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ 80 पे चल रहा है, ठीक है। तो हम वही मान के इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अब हमारे पास वी फाइनल ऊपर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी फाइनल क्या होगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी फाइनल 0 होगा, बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। जो इनिशियल हमारा इनिशियल क्या था 60, हम नीचे का एक्सिस है हम उसको नेगेटिव मान लेते तो -10 हो गया, और टी ये हो गया टी टाइम, ठीक है। हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो टाइम हमारे पास कितना आया, टाइम आया हमारे पास 6 सेकेंड्स। अब तुम लोग कहोगे ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने क्या बोला था, जब तक बॉडी ऑब्जेक्ट नीचे तक नहीं गिरता तो तब तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं आता। ये टाइम सिर्फ ऊपर जाने का है। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले जो हम टी से डिनोट करते हैं, वो होगा इसका डबल, क्योंकि जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा, तो हो गया 12 सेकेंड्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो तुम लोग, हमारे पास जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, अब हम हाइट निकाल सकते हैं कि वो कितने टॉप मोस्ट पॉइंट तक गया, ठीक है। वो कहाँ तक ऊपर जाके कहाँ तक, ये है हमारे पास हाइट, ठीक है। हाइट एच मैक्स, जो एच मैक्स हम बोलते हैं, एच मैक्स हमारे पास ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट, हम इसको एच बोल देते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट। एच मैक्सिमम की इसका मैक्सिमम एच क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब एच मैक्सिमम हम कैसे निकालेंगे, जो एच है हमारे पास, वो एच हम निकालेंगे कैसे। अब देखना, उन लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ी होगी, तो काइनेमेटिक्स में एक इक्वेशन था हमारे पास, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या अवेलेबल है, तुमने एच निकालना है, हम एस को ही एच मान लेते हैं, एच मैक्स हो गया। देखो तुम्हारे पास यू, अब क्योंकि हमने एच
एच निकालना है, एच कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस में, तो हमने सिर्फ वाई एक्सिस के लिए सॉल्व करना है। तो जो यू होगा ये हमने वाई एक्सिस के लिए लेना है। टाइम हमने निकाल दिया है, एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। अब देखिए तो आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास यू क्या है 60, टाइम क्या हमारे पास 12 सेकेंड्स, ठीक है। यू ये हाफ -10 टी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तुम लोग एक इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो इसको, ओके। एंड तुम लोग एक और इक्वेशन तुम्हें पता है, क्योंकि हमने टाइम निकाल दिया तो हम इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लेंदी हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक थर्ड इक्वेशन हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स का, टू ए एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। एक्स बोल लो या डिस्टेंस बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो तो हमने एस निकालना, एस क्या हमारे पास एच है, और रही बात वी की, रही बात अगर वी स्क्वेयर की, तो वी तो ऊपर जाके 0 होना ही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a, ठीक है। अब माइनस यू स्क्वेयर, अंदर यू के हमारे पास 60, उसका स्क्वायर हो गया, और नीचे का बचा 2 माइनस ऑफ 10, ठीक है भाई। एंड इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 180 मीटर्स। सॉल्व करके देख सकते हो। तो एच मैक्स जो है हमारे पास 180 मीटर्स आ गया, ठीक है। एच मैक्स हमारे पास क्या आ गया, 180 मीटर्स। अब हम इसके बाद इसका रेंज निकालेंगे। देखिए रेंज, मैंने क्या कहा था, रेंज हमेशा वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे ही निकलता है। तो जो भी कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस में है हमने उसको लेके चलना। तो रेंज, अब रेंज निकालने के लिए हम सबसे बढ़िया फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड इक्वेशन, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए इसमें u क्या होगा, t क्या होगा, a क्या होगा, ये सब आप मेरे को बताइए। 3 वेरिएबल्स आप मुझे बताइए, ठीक है। u हमने u निकाला था, एक t निकला था, ठीक है। एंड t हमारा क्या निकला था, 12 सेकेंड्स। अब आप बताइए एक्सेलरेशन क्या है। देखो तुम लोग इसको एक की कॉन्सेप्ट की तरह भी अपने ब्रेन में रख सकते हो। हमेशा प्रोजेक्टाइल, जब भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है, देन देयर इज ओनली एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस बट नो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को घटाने वाला कोई भी नहीं है। हम एयर रेजिस्टेंस को इसमें कंसिडर नहीं करते। एयर रेजिस्टेंस हाँ स्पीड घटाता है, बट हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं वो एयर रेजिस्टेंस उनमें इंक्लूडेड नहीं होता, और सिर्फ ग्रेविटी इंक्लूड होता है। तो जब वाई एक्सिस में वो मूव करता है, जब कोई भी प्रोजेक्टाइल वाई एक्सिस में मूव करेगा उसको ग्रेविटी नीचे हमेशा खींचती रहेगी, और मगर इसको जब ये एक्स एक्सिस में मूव करेगा इसको पीछे खींचने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस इज 0 एंड एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस इज g, ठीक है, माइनस g। ये g उल्टी डायरेक्शन में हमेशा लग रहा है, तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस g, ठीक है। ये चीज़ तुम अपने दिमाग में बैठा सकते हो चाहो तो। ये लो, ये हो गया तुम्हारा एक मेन कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब हम निकालते हैं रेंजेस के लिए। अब देखो, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी रेंज निकालना है तो हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे ही चलते हैं, वाई एक्सिस से हमें कोई लेना देना नहीं। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या थी, एक्स एक्सिस में हमेशा हमारे पास एक्सेलरेशन होती है 0 एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा एक्सेलरेशन का टर्म 0 हो गया। तो हमारे पास जो रेंज है, रेंज क्या है उस हिसाब से हमारे पास, देन रेंज इज इक्वल टू 0 961 मीटर्स, 960 मीटर्स। ये हो गया हमारे पास रेंज। मतलब जो हमारा प्रोजेक्टाइल था, जो हमारे 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया था एट 37 डिग्री पे, तो वो 960 मीटर्स दूर जाके गिरेगा, ठीक है। अब मैं अगर इस क्वेश्चन से तुम्हें पूरा कंक्लूड करूँ, पूरा कॉन्सेप्ट तुमको कंक्लूड करके बता दूँ, तो इसका देखना कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होगा। अब देखो, अगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की हम बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक तो सबसे बड़ा हमारे पास यही हो गया
ठीक है। एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज जीरो एंड एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस और इज ऑलवेज इक्वल टू -g। अब इसके बाद जो एच मैक्स है, मतलब तुमने जो हाइट निकाली, तो इनका फॉर्मूला मैं तो कहूँगा कि तुम लोग बाय जनरल जाओ, जैसे हमने सॉल्व किया काइनेमेटिक्स लगा के ऐसे जाओ, बट अगर फिर भी तुम्हें फॉर्मूला चाहिए तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ उसका। अब देखो तुम लोग ये फॉर्मूला देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एच मैक्स जो हमारे पास एच मैक्स का फॉर्मूला है, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, जो यू होगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वाई एक्सिस पे अपॉन स्क्वायर, जो हमारे पास यू होगा वाई एक्सिस पे, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस, टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एट वाई एक्सिस एंड एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस, और रेंज हो गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस। ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब तुम लोग चाहो तो इसे याद रख सकते हो, मैं तो कहूँगा भाई तुम लोग जनरल वे पे जाओ, जनरल वे करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब देखो मित्रों, मैंने यहाँ पे एक जनरल रेंज के लिए आपको डिफाइन करके दिखा दिया कि जनरल हमारे पास प्रोजेक्टाइल हुआ, जनरल रेंज नहीं, आई मीन टू से प्रोजेक्टाइल, जनरल प्रोजेक्टाइल हुआ जिसमें हमने यू वेलोसिटीज को लॉन्च किया है, ये एच मैक्स की हाइट तक जा रहा है, ये आर रेंज है, ठीक है। तो देखो, तो यू एक्स जो है हमारे पास वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो हो जाएगा यू कॉस थीटा, एंड जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है। अब वैसे ही मैंने जो बोला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए एक्स इज हमेशा एक्सेलरेशन एट एक्स एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो एंड एक्सेलरेशन एट वाई एक्सिस इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ जी। और वहीं पे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात, अब देखो मैं तुम्हें वापस से कहूँगा तुम लोग फार्मूला मत याद करो, अगर जनरल वे से जा सकते हो तो वो जनरल वे से जाओ, बट फिर भी फार्मूला दिखा देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट जो 2 टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा, इसमें तुमने यू जो ये यू है इसकी वैल्यू डायरेक्ट तुमने यहाँ पुट करनी है, क्योंकि ये सॉल्व करने के बाद ही आया। तुम जब जनरल वे से सॉल्व करोगे तो 2 यू साइन थीटा अपॉन जी आएगा, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। अब रेंज का जो फॉर्मूला है वो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मतलब साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल जनरल कंडीशन ऑफ रेंज, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं मैक्सिमम रेंज कंडीशन, कि हम कौन सा ऐसा एंगल पे फेंके कि उससे मैक्सिमम रेंज जाए, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे एंगल डिफाइन नहीं किया मैंने, ये एंगल है थीटा, ये हो गया एंगल थीटा, ओके। अब देखो, अगर मैं रेंज का फॉर्मूला लिख दूँ तुम्हारे सामने, अगर रेंज का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, तो रेंज का फॉर्मूला क्या बोला मैंने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हो गया हमारे पास रेंज। अब देखो, अगर तुम मैथ्स का स्टूडेंट हो तो तुम लोगों को पता होगा साइन थीटा, अगर तुम मैथ्स का स्टूडेंट भी हो तो 10th में तुमने पढ़ा हो साइन थीटा की एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है, 1 तक जाती है। साइन मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, साइन की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम जाती है 1 तक, ठीक है। अब देखो साइन 2 थीटा मैक्स 1, मैक्स जाएगा 1 तक, ठीक। अब जो 1 होता है, अब साइन में ऐसा हम क्या वैल्यू डालें थीटा की कि वो 1 हो जाए। अब तुम लोग जानते हो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, हमेशा 1 कब होता है, साइन 90 पे 1 होता है, तो मैं साइन 90 रख देता हूँ, तो हम इक्विवेलेंट करेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू 90 आ जाएगा। तो थीटा हमारे पास क्या है 45 डिग्रीज, ठीक है। अब तो थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो ये जो 45 डिग्री क्या स्टेट कर रहा है, ये हमारे पास ये स्टेट कर रहा है, जब हमारे पास साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 थीटा को हम जब मैक्सिमम रख रहे हैं तो थीटा हमारे पास 45 आ रहा है, मतलब साइन 2 थीटा मैक्सिमम रखने पे रेंज मैक्सिमम आएगा। कि देखो, अब साइन 2 थीटा से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे साइन 2 थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे रेंज भी बढ़ेगा। अब क्योंकि साइन 2 थीटा मैक्सिमम है तो रेंज भी मैक्सिमम जाएगा, और रेंज मैक्सिमम कब जाएगा, जब थीटा 45 डिग्री पे होगा। हमने यहाँ से निकाल लिया है ये, ठीक है। तो बस इसको याद रख सकते हो कि रेंज इज ऑलवेज मैक्सिमम एट 45 डिग्री एंगल। तुम लोग इसको एज अ कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो कि रेंज ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज मैक्सिमम एट 45 डिग्री एंगल, ठीक है। अब देखो, अब तुम लोग को रेशो निकाल देते हैं। ये रेशो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम हो सके तो याद रख लेना, नहीं तो ये तो निकल ही जाएगा। क्योंकि रेंज 45 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम होता है, तो अक्सर ये पूछा जाता है पेपर में कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज पे जा रहा है
तो उसके हाइट, मैक्सिमम हाइट का और रेंज का जो है रेशो क्या होगा। तो अब देखिए हम इसका रेशो डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास जो हाइट था, प्रोजेक्टाइल का हाइट हमारे पास कैसे डिफाइंड था, h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सारे तो वैल्यू सेम रहते हैं, और 40, अब जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हम 45 डाल देते हैं। तो थीटा की वैल्यू साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये 4/g, सॉल्व करने के बाद 4/g आया, ये आ गया हमारे पास h। सिमिलरली हमारे पास जो रेंज आएगा, रेंज आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा। अब थीटा जब हमारे पास 45 है तो साइन 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, साइन 90 हमारे 1 होता है, एंड नीचे आ गया g, ठीक है। अब तुम लोग r/h निकालो या h/r, अब या फिर तुम लोग निकालो h/r, बराबर ही है, तो मैं r/h निकालते हैं। r/h कैसे निकालेंगे, देखना, यू स्क्वेयर अपॉन जी हो गया ये, होल डिवाइडेड बाय यू स्क्वेयर अपॉन 4g, ठीक है। यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कटा, जी से जी कटा, तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या है, रेंज अपॉन हाइट इज इक्वल टू 4/1। ये हो सके तो तुम लोग याद कर लो, या फिर इसको तुम निकाल सकते हो, बट मेन इस पेज से जो तुमने मेन सीखना है वो है ये वाली चीज़, रेंज ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखो, अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिनका सम 90 डिग्री होता है। ये तो तुम पढ़ के आए हो, कम ऑन यार, पढ़ के आए हो तुम लोग, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि हमारे पास 90 सम अप टू 90 होता है, ठीक है। चलो तुम लोग को इसमें एक बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब भी एंगल हमारे पास सम अप टू 90 होंगे, अब देखो यहाँ पे एंगल सम अप टू 90, एक हम 90 माइनस थीटा है उस थीटा, तो ये दोनों को अगर हम सम जोड़ेंगे तो हमेशा 90 ही आ रहा है। अब देखो जब भी ऐसा दो एंगल होता है जो सम अप टू 90 होता है, तो हमेशा याद रखना उनका जो रेंज है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। रेंज इज ऑलवेज सेम। ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट। मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दिया कि जब भी कोई दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे प्रोजेक्टाइल को फेंका जाएगा, उनका रेंज हमेशा सिमिलर रहेगा। अगर मान लेते हैं हमने प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल पे फेंका है और एक और प्रोजेक्टाइल को हमने 60 डिग्री एंगल में फेंका, तो 60 + 30 कितना होता है, 90, तो दोनों का रेंज जो है सेम रहेगा। फिर यहाँ पे 2-3 रेशियोज पूछे जाते हैं, बस वैसे उतना तो पूछा नहीं जाता, बट फिर भी जान के रख लो। तुम लोग प्रूफ करना है तो तुम लोग प्रूफ कर सकते हो जनरल वे से, ठीक है। तुम बाय जनरल जाओ या बाय फार्मूला जाओ, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज क्या क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो, तो चलो भाई देखते हैं। अब क्योंकि मैंने बोला रेंज सेम रहता है, तो रेंज का दोनों का रेशियो जो हमेशा 1 रहेगा। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, दोनों का रेंज का टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब पहले थीटा का फिर 90 माइनस थीटा, तो दोनों का रेंज का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो tan थीटा है। एंड सेम एज इट इज़ हमारे पास जो है दोनों रेंज का दोनों थीटा का जो हाइट, मतलब जो हाइट अटेंड है दोनों का, वो tan² थीटा है, ठीक है। हमारे पास tan² थीटा ये हो गया, एंड एक रेंज वाला हो गया। रेंज वाला तो वही इंपॉर्टेंट जो ऊपर वाला था, वही रेंज वाला होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। अब इसके बाद जो है हमारे पास आता है, हमारे पास आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, जिस पाथ पे कोई प्रोजेक्शन चल रहा है, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन जिस पाथ पे चल रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ इक्वेशन। अब अगर मैं ट्रैजेक्टरी ऑफ इक्वेशन आपको प्रूव करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो मैं प्रूव करूँ तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, बट मैं इसको फटाफट से इसको लिख देता हूँ कि जस्ट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता क्या है। मतलब उसके वो 2 टाइप की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, तो मैं दोनों टाइप्स आपको लिख देता हूँ। तो मित्रों देखो, ये हमारे पास इक्वेशन, ये हमारे पास हो गया प्रोजेक्टाइल, हमने एक प्रोजेक्टाइल का ऐसे फेंका, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एंगल थीटा, हमने एंगल थीटा पे इसको फेंका, ठीक है। अब देखिए,
प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल के ये आपके दो इक्वेशंस हो गए। पहला इक्वेशन ये हो गई ये एक वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो वैसे स्कूल में ही पूछा जा सकता है, मगर देखिए इक्वेशन तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा काम का आता है। खैर स्कूल में तो ये भी पूछा जा सकता है, बट शायद उतना पूछते नहीं। बट अगर इसकी बात करें तो ये इक्वेशन थोड़ा लर्न करने में भी आसान है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ये है वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर, और यहाँ पे हमारा पूरा कंक्लूड हो जाता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल समाप्त हुआ। अब इसके बाद आता है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक जो आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब तुमने यहाँ तक अगर ग्राउंड टू ग्राउंड अच्छे से समझ लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल समझने में तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कुछ नहीं, बस इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो चलो मतलब अब ये देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जैसा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब क्या है, तुम हॉरिजॉन्टली किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ग्रेविटी है तो वो इसके कारण वो नीचे की तरफ डिप कर रही है, नीचे की तरफ वो नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रही है। इसकी एक टेंडेंसी है नीचे की तरफ गिरने की। नीचे की तरफ टेंडेंसी क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट पर नीचे ग्रेविटी जी लगा रहा है, इस पॉइंट पर नीचे जी लग रहा है, इस पॉइंट पर नीचे जी लग रहा है, यहाँ पे जी नीचे जी लग रहा है, क्योंकि नीचे एक फोर्स लग रहा है, इसलिए वो नीचे जाने की टेंडेंसी है। बट अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो नीचे सीधा चल रहा है, तो इस पॉइंट पे इसकी ऐसी कोई टेंडेंसी ही नहीं है इसको जो अपोज करे उसको रोके। मतलब वो इस पॉइंट पर इस प्रोजेक्टाइल में भी इस पॉइंट पर वो कांस्टेंट स्पीड से आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। अब चेंज क्या होगा, उसकी पोजीशन नीचे की तरफ पे। ठीक है, इसकी सिर्फ पोजीशन नीचे की तरफ चेंज होगी, एंड ऊपर की डायरेक्शन में उसका कुछ भी पोजीशन चेंज नहीं होगा। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे कोई थीटा मतलब वेक्टर थीटा नहीं है, अब सब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये चीज़ इसके पैरेलल है। ठीक है, अब देखो तो इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे कोई वेलोसिटी काम ही नहीं कर रहा है। वाई एक्सिस पे क्योंकि कोई वेलोसिटी काम नहीं कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ यू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड यू एक्स, हमारे पास यू एक्स गिवन है क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो यू एक्स हमारे पास यू है। ठीक है भाई, चलिए जी, ये समझ आ गया, बढ़िया। अब देखो अब तुम लोग भूल जाओ कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्टाइल चल रही है, 2D मोशन में चल रहा है, तुम 1D सोचो। अब तुम किसी हाइट से बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, अब तुमने क्या निकालना है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तुम कैसे निकाल सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट? ठीक है, बस ये सोचना तुम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट तुम निकालोगे कैसे। ठीक है, अब इसके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बहुत से तरीके हैं। अब मैं पहला तरीका तुम्हें बता देता हूँ। अब जैसे v है, अब तुम्हें अगर तुम फर्स्ट इक्वेशन से जाना चाहते हो, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में v गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो हम फर्स्ट वाला यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, h, ये जो नीचे डायरेक्शन है वो h है। अब क्योंकि हम स्टार्टिंग से बाय कन्वेंशन हम मानते हैं जो नीचे एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको h अभी एज्यूम ना करके पहले इसको s ही मान के चलते हैं। ठीक है, ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, डन। एंड ये थर्ड हमारे पास क्या आएगा, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें v चाहिए। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हम सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन में जो जो हमें चाहिए वो हमारे पास गिवन है। थर्ड इक्वेशन में तो टाइम है ही नहीं, तो यहाँ से कोई वास्ता ही नहीं है टाइम का। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ठीक है, अगर हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो हम इसको माइनस h मान लेते हैं इज इक्वल टू यू टी। अब देखिए अगर यू टी की बात करें तो वाई एक्सिस में हम h क्या हमारा वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी हमेशा यहाँ पे ज़ीरो है, हमेशा ज़ीरो नहीं होती क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ये चीज़ याद रख लो कि हमेशा जो यू एक्सिस पे वेलोसिटी होगी वो हमेशा ज़ीरो रहेगी, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो क्या हो गया 1/2 माइनस ऑफ जी, नीचे की तरफ जी खींच रहा है, टी का स्क्वायर, यहाँ से माइनस से ये माइनस कट हो गया। टी हमारे पास क्या है एट द एंड, टी हमारे पास आया 2h अपॉन जी, और ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर तुम कहते हो कि नहीं भैया हमने तो पिछले में टाइम को 2 किया था, बट यहाँ पे तुम लोग ये देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिर्फ वन डायरेक्शन ट्रैवल कर रहा है, ये सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ नहीं आ रहा। ये सिर्फ हमने ऊपर से फेंका क्योंकि इसके नीचे कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ठीक है भाई,
तो सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है। डन। अब देखो, अब जैसे हमने ये एच निकाला, हम वैसे ही अब क्या करते हैं, हम रेंज निकाल लेते हैं। अब जो हमारे पास एच है वो हमेशा गिवन रहेगा, ठीक है, अब क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहता। अब हम क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं। तो देखना रेंज कैसे निकालेंगे, आर हो गया, ठीक है। अब रेंज हम कह रहे थे सेकंड इक्वेशन से ही निकालते हैं हमारा, हम इस इधर हम सिर्फ वास्तव अपना रख रहे हैं सेकंड इक्वेशन से। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, मतलब जो एक्स एक्सिस पे लगा है, प्लस 1/a x टी का स्क्वायर। अब आप बताओ, ये डायग्राम को देखिए और बताइए कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन है कि या नहीं है। नहीं है एक्सेलरेशन, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा ये कट हो गया, ये पूरा इक्वेशन हमारा कट होकर 0 बन गया, ठीक है। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, यू एक्स क्या है, यू है, एंड टाइम हमारे पास क्या है, √2h/g, ठीक है भाई। और यही हो गया हमारे पास रेंज। रेंज इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाय 2h/g, ये हो गया हमारे पास रेंज, ठीक है भैया। ये भी बढ़िया, ये हो गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको याद कर लो, याद करना है तो याद कर लो, नहीं तो मैं तो कहूँगा आप जनरल से जाओ तो बहुत बढ़िया है। जनरल से आपको क्या थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, बट जनरल से जाओगे तो एरर होने के चांसेस कम है, तुम्हें कम फॉर्मूले क्रैम्प करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा और एक टॉपिक है, छोटा सा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, इसका इक्वेशन, हमने इसका पाथ कैसे डिफाइन करना है वो है। अब देखिए ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल हो गया, मैंने इसका जनरल डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो आप देखना जो इसका इक्वेशन होगा, इक्वेशन y के रिस्पेक्ट में हमारे पास इस तरह से है, इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये क्या है, y इज इक्वल टू -g(x²/2u²), ठीक है। ये हो गया हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है भैया। तो यहाँ पे होता है हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन का चैप्टर समाप्त तो नहीं करेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और बचा है कि काइनेटिक एनर्जी का बचा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तुम लोग को बताते हैं, चलो भाई देखते हैं। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, अभी तक तुम लोग जो भी पढ़ कर आए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती थी भैया? तो तुम इनिशियल वेलोसिटी तुम लोग ऐसे बोल सकते हो, इनिशियल मान लेते हैं यू, ठीक है। तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, बोल सकते हो कि नहीं भैया? बोल सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं जे कैप, ठीक। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम आई कैप जे कैप मत बोलो, तुम सीधा बोलो नॉर्मली क्या वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मल क्या है। तो इनिशियल तुम लोग बोलोगे आई इनिशियल इज इक्वल टू यू है भैया, सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आती क्या है, सोचो और बोलो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, मास m मान लेते हैं, और सब्जेक्ट का मास ही m है, चलो मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट का मास ही m है, और हो गया u स्क्वायर। अब जब कोई भी प्रोजेक्टाइल इनिशियल फर्स्ट पॉइंट पर पहुँचती है तो क्या होता है, देखो प्रोजेक्टाइल का डायग्राम कहाँ गया। अब जब प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट तक पहुँचता है, टॉप मोस्ट पॉइंट तक, ठीक है, तो इसकी क्या क्या वेलोसिटीज, इसके पास क्या क्या वेलोसिटी रहती है, सिर्फ आगे की वेलोसिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे तो भैया वेलोसिटी जीरो हो गया ना। यहाँ पे तो अगर हम वाई एक्सिस का वेलोसिटी देखें तो जीरो हो गया, इसके ऊपर अगर ये जीरो नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट और ऊपर निकल जाता है, ठीक है। बट इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है जीरो हो गई वाई एक्सिस की, बट एक्स एक्सिस में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इसकी वेलोसिटी रोके, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी को रोके, ठीक है। इसीलिए ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो एक्स एक्सिस में जो है वेलोसिटी क्या रहेगी, यू कॉस थीटा, ठीक है। वेलोसिटी क्या रही, तो फाइनल वेलोसिटी, हम फाइनल क्या मानते हैं, टॉप पॉइंट पे, ठीक है। तो u एट टॉप इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, कि सिर्फ एक ही वेलोसिटी है टॉप पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इनका रेशो निकाल लेते हैं, अगर हम इनका रेशो निकालते हैं तो रेशो क्या होता है,
रेशियो देखते हैं ज़रा। काइनेटिक एनर्जी टॉप, टॉप को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, टोटल नहीं है, टॉप है, लिख देता हूँ पूरा टॉप। काइनेटिक एनर्जी है टॉप, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, इनका रेशियो अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। लीजिए ये हो गया खत्म। ये है आपका प्रोजेक्टाइल का मेन जो पार्ट्स था मैंने कवर कर दिया प्रोजेक्टाइल के, जो तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का था। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन तुम लगा सकते हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है, तुम क्वेश्चन ड्रॉप कर दो, मैं क्वेश्चन के सोल्यूशन लेके ज़रूर आऊँगा, ठीक है। तो ये था अपना हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक छोटा सा रिकैप वापस से देते हैं आपको। तो एक बात है, तुम लोग जो भी प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक तो ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा याद रखना। फिर एक जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, उस पर सिर्फ आगे की तरफ वेलोसिटी होती है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता है, मगर इस एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बट सिर्फ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ठीक है। एंड थ्रू आउट द ये पैराबोलिक पाथ एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। चेंज होगा तो सिर्फ वाई के कारण चेंज होगा। एंड इसका जो रेंज है, ये रेंज कह सकते हैं हम डिपेंड कर रहा है एच पर, ठीक है। जितना मैक्सिमम हाइट होगा एंड थीटा पर भी डिपेंड करता है, एंड जो इनिशियल वेलोसिटी पे उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा एच होगा उतना उसको टाइम लगेगा, तो हम कह सकते हैं काइंड ऑफ वो जो रेंज है वो हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक हो गया हमारे पास ये। फिर हो गया हमारे पास एक कॉन्सेप्ट मैक्सिमम रेंज का। मैक्सिमम रेंज हमेशा थीटा इक्वल टू 45 पे होती है, एंड इनका रेशियो हो गया 4/1, एक ये हो गया, ठीक है। एंड फिर हो गया हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये आपको मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का बता दिया किस तरह से सॉल्व करना है। आप मेन जो है, अगर आपने बेसिक से चलना है, अप्रोच देखना क्वेश्चंस के, मैंने किस तरह से सॉल्व किया। हमने जो टाइम है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली है, टाइम ऑफ FLIGHT फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2h/g। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर आपने बेसिक से करना है, अप्रोच देखिए मैंने किस तरह से अप्रोच लिया है इनको सॉल्व करने के लिए। सिर्फ इसी का नहीं, मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड जिस तरह से सॉल्व किया है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, उस तरह का भी आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल। मैं तो कहूँगा यार, अगर आप फॉर्मूले याद ना करो, क्योंकि फिजिक्स में आगे भी बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले, तुम कितने फॉर्मूले याद करोगे और कितने ही याद रख पाओगे तुम लोग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ बेसिक से आप जा सकते हो वहाँ पे बेसिक से जाइए। इसमें आप देखिए, अगर आप बेसिक से जाते हैं तो आपको दो चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। एक तो आपको कंफर्म भी हो रहा है, एंड आपको खुद पे डाउट भी नहीं रहेगा। हाँ, मानता हूँ आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे, बट वो उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम जैसे जैसे करते रहोगे तुम्हारी स्पीड बढ़ती रहेगी, एंड धीरे धीरे आपके ओरल लगभग आधे सवाल तो ओरल में होने लग जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुलाकात होगी आपसे एक और नए चैप्टर पे, अगले चैप्टर पे मिलेंगे आपसे। टिल दैन टेक केयर, गुड बाय।